हक दिया भाई, ऐसे ही है। हम ना गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का जो काम है, जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। फुटबॉल में कुछ ऐड एज सच खास हो नहीं रहा। मतलब मेरे को लगता है कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुटबॉल में उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना एक डिश में सॉल्ट बे के नमक का। पॉइंट्स टेबल को तुम बार बार देखते रहोगे, मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि पॉइंट्स टेबल को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में कोई नहीं देख रहा। एक चीज जो वो बार बार देख रहे हैं वो ये है कि कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो कि हमको अभी तोड़ना है, जो कि यूनाइटेड फैन पसंद नहीं करेगा। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 1994 के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं हराया था, आज हरा दिया। ठीक है, आज से पहले लगभग 20-30 साल पहले, या फिर शायद से कभी हुआ ही नहीं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर के महीने में ही यूनाइटेड 5 गेम नहीं हारी थी, वो आज हो गया। अच्छा, कितनी आयरॉनिक बात है कि यहाँ पर हमने जिस राइट विंगर को बेचा यहाँ पर 15 मिलियन में, अगर हम बात करें एंथनी इलांगा की, तो एक प्री असिस्ट पास उसने खेला पहले गोल में, फिर असिस्ट कर दिया उसने दूसरे गोल के लिए, और उसी के कंपैरिजन में हमने अपने 85 मिलियन का एंटनी बेबलेट उतार दिया, और उसके बाद हम अहमद दियालो को लिया है 37 मिलियन का, जो कि यंगस्टर एटलांटा से हमने खरीदा था, लेकिन 15 मिलियन का काम कर गया। ये सब जब देख रहा होगा यहाँ पर सर, अगर हम जिम रैटक्लिफ के लोगों की बात करें जो कि मैच देख रहे थे डायरेक्टर बॉक्स से, तो उनका दिमाग खराब हो गया होगा। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब भी कुछ मतलब टैक्टिक्स की, तो मतलब क्या बात बताऊं, मतलब टैक्टिक्स से पहले ही इतने फंडामेंटल एरर, इतनी फंडामेंटल ढांचा हिला हुआ है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड का, कुछ चीज़ें जो बिल्कुल कांस्टेंट है। इस टीम की स्टार्टिंग 11 में से या फिर इन गेम सब्स्टिट्यूशन में से आप एक चेंज कर दो, पूरी टीम का मतलब ऐसा सिस्टम सा ही हैंग हो जाता है। ऐसे मतलब कीबोर्ड पे विस्टा पे 4-5 बटन एक साथ दबा दिए हो। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर टेन हैग से कभी भी पूछ लो, टेन हैग से यूनाइटेड हार जाए, यूनाइटेड ड्रॉ कर जाए, यूनाइटेड में कुछ हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मुट्ठी लग जाए, यहाँ पर टेन हैग से पूछ लो, टेन हैग भी लाइक हमको और बेटर कर देना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ हद तक अच्छा खेला। ये चीज़ यूनाइटेड फैन बेस में कभी अच्छी से रिसीव नहीं होगी, क्योंकि टेन हैग को भी पता है, और ये चीज़ यूनाइटेड फैन बेस को भी दिख रहा है कि जो यूनाइटेड खेल रहा है वो ना ही प्रोडक्टिव है, ना ही यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है। और जब आप किसी क्लब के 2 साल तक मैनेजर बन सकते हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी टीम ने रद्दड़ परफॉर्मेंस दिया। मैं बता रहा हूँ, यस रैशफोर्ड ने गोल अच्छा करा, लेकिन रैशफोर्ड का जो गोल था ना, वो उसका पहला ही टच था पेनल्टी बॉक्स में। शुरुआत से लेकर आखिर तक नॉटिंघम फॉरेस्ट वाज द क्लब जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था इस गेम को जीतने में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर सेकंड बेस्ट था हर चीज़ में। आप कैरेक्टर की बात करो, आप यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात करो, आप यहाँ पर एनर्जी की बात करो, रनर्स की बात करो, हर चीज़ में यूनाइटेड सेकंड बेस्ट ही था। यूनाइटेड में अगर मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, अगेन आप एक बार को टेन हैग के लिए सिंपैथी ले सकते हो कि यहाँ पर वो जैसा उसने कहा, देखो पार्शियली वो हर चीज़ गलत भी नहीं बोलता। उसने कहा कि हमारी जो टीम है वो कंसिस्टेंट खेलती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग 11 ही नहीं है। अब यहाँ पर आपने एक एस्टन विला पे एक ड्रामेटिक सी जीत ली, लेकिन अब आपके पास यहाँ पर हॉयलैंड नहीं है। लेकिन हॉयलैंड नहीं है उसका क्या, इससे चीज़ आप कह सकते हो कि और कोई सब भूल गए। अगर मेरे को आज भी याद है, एस्टन विला वाले रिव्यू में मैंने ये चीज़ कहा था कि हॉयलैंड को भी फ्रस्ट्रेटिंग फिगर आप कह सकते हो, वो इसलिए क्योंकि उसका जो काम है वो उसको होता ही नहीं। मतलब एंटनी का इतना हैवी बायस एक लेफ्ट फुट पे आके, बंदे को पता है वो क्या करेगा जब उस पर कटाने का टाइम होता है। अगर आप उस पर 10 सेकंड बॉल छोड़ दोगे, या तो वो कुछ तुगड़म पिगड़म करके या तो वो आउटसाइड जीत लेता है, या फिर वो खुद एक गलती कर देता है, या फिर वो एटलीस्ट वो यहाँ पर एक तुक्के में बॉल उड़ा देता है, जो कि वो सोचता है कि मैंने यहाँ पर पता नहीं 200 IQ केविन डी ब्रुयने टट्टा वाला पास दे दिया यहाँ पर, लेकिन वो होता नहीं है ऐसा। एक चीज़ जो कि और ज़्यादा इरिटेटिंग लगी वो ये है कि जब भी आपके सामने कोई एक टीम ऐसे बैठती है जो कि डिफेंसिव स्ट्रक्चर उसका अच्छा है, नुनो एस्पिरिटो सेंटो से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसका डिफेंसिव स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन रहेगा। उसमें भी वो मैं तब बता रहा हूँ जब वो काफ़ी एक्टिवली स्विच कर रहे थे कब उनको डिफेंस में बैठना है, कब उनको अटैक करना है। चाहे हम गिब्स वाइट की बात करें, चाहे इलांगा की बात करें, चाहे बाकी प्लेयर्स की बात करें, सब बढ़िया अपने पोजिशन और अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझ रहे थे। यूनाइटेड पे क्रिएटिविटी आती नहीं है। ऐसा अगर आपके पास बॉल है तब भी आपने कुछ ज़्यादा कुछ खास उखाड़ा नहीं है। उसके बाद जब आपने लास्ट में स्कॉट मैकटोमिने को डाल दिया तब भी आपने कुछ ज़्यादा नहीं उखाड़ा। एक ही तरीके के आप गोल कंसीड कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि उसमें चाहे आप कासिमिरो को डाल दो, चाहे आप मुझे डाल दो, चाहे खुद को डाल लो, चाहे टेन हैग को डाल दो, कोई भी उस गेम को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सीडीएम आपका प्रेस करता है बाकी के प्रेस को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब आप पोजीशन लूज करते हो तो यूनाइटेड इतनी ज़्यादा खुली हुई होती है कि कोई भी उस एंगल से यहाँ पर कट इन करके गोल मार सकता है। और आज भी दोनों गोल आपने उसी एंगल से कट करे, आपने उसी एंगल से कंसीड करे।
मतलब अगेन जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि पॉइंट्स टेबल पे कोई देख नहीं रहा है, और इस यूनाइटेड टीम के साथ प्रॉब्लम असल में ये है कि यहाँ पर टेन हैग को भी पता है गलती कहाँ है, लेकिन उसके साथ जो बुरी चीज़ वो हो रही है कि जहाँ वो मैं उसको ब्लेम कर सकता हूँ वो ये कि लाइक वो कुछ नहीं बना पा रहा। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने एक इमेजिनरी स्टार्टिंग 11। वो सोच रहा है कि मेरी कोई स्टार्टिंग 11 है। जब उससे पूछा गया कि भाई इनियोस को कैसे कन्विंस करोगे कि तुम यूनाइटेड को लीड करोगे, वो कहता है कि देखो उनको पता है कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं क्या काम नहीं कर सकता। मेरे पास अगर मेरी स्टार्टिंग 11 आ गई, ये जो मेरे पास मेरी स्टार्टिंग 11, ये जो मेरे पास मेरी स्टार्टिंग 11 है, ये बहुत तगड़ी चीज़ है। उसने बहुत तगड़ी चीज़ कहीं से सीख ली है भाई। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि अगर होयलैंड आज होता तो वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल सकता था, बट क्या यहाँ पर ड्रास्टिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खेलने लग जाती, मैं आर्ग्यू करूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि होयलैंड ने जस्ट एस्टन विला के अगेंस्ट अपना पहला गोल मार दिया था, वो आने वाले टाइम में बिल्कुल ही क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो हो जाता। वो यहाँ पर नहीं हो सकता। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड की, 2-3 दिन से खबर पक रही थी कि कुछ हो रहा है, बट अगेन मैं अभी रिसेंट टाइम में अगर बात करें तो मेरे को पता है कि एम्बापे की स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, तो मैं यहाँ पर इसको कम से कम इसको फीचर कर रहा हूँ अपने एपिसोड्स में। लेकिन मेरे को तब इंटरेस्टिंग लगा जब एथलेटिक ने, मार्सा ने और रेलेवो ने, ये तीनों ही न्यूज़ मीडिया, आप कह सकते हो कि मार्सा इतना रिलायबल नहीं है, बट अगेन स्पेनिश मीडिया में अच्छा खासा नाम है। एथलेटिक की बात करें हैवीली रिलायबल है, लेकिन अगर रेलेवो के सोर्स की बात करें तो उस पर मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले कार्लो एंसेलोटी की रिन्यूअल की खबर भी भाई साहब ने ही दी थी। हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो कि समर ट्रांसफर विंडो में फिर कहाँ, शायद से 15 जनवरी से पहले ही हमको यहाँ पर काम निपटता हुआ दिख सकता है। ऐसा बताया गया है कि भाई रियल मैड्रिड पहले ही हफ्ते में यहाँ पर किलियन एम्बापे के साथ नेगोशिएशन को रखेगी और 15 तारीख तक उस पर डेडलाइन है। यानी कि जो पहले की खबरें आ रही थी, जो कि हम कहते हैं कि अनरिलायबल है, काफ़ी वॉलेटाइल मीडिया है, वो शायद से थोड़ा थोड़ा सच होता हुआ दिख रहा है। और मेन स्ट्रीम जो रिलायबल रिपोर्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को बैक कर रहे हैं कि शायद से अंदर से जो खबर है वो यही है कि भाई एम्बापे को 15 जनवरी तक का टाइम दिया जा रहा है। और यहाँ पर अब इसके पीछे का सोर्स है कि काफ़ी लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों है भाई, ये 15 तारीख का क्या हिसाब है। इसके पीछे की जो फिलॉसफी बताई जा रही है रियल मैड्रिड के अंदर से वो ये है कि भाई देखो अब तो कोई लीगैलिटी ही नहीं है, अब तो सब खुले में। पीएसजी अगर रह दे के कर क्या लेगी, झाड़ ले अपना, हिला ले अपना, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इस लीगैलिटी की बात करें, स्पोर्ट्स अगर कोर्ट की बात करें, एम्बापे इज फ्री टू नेगोशिएट। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि रियल मैड्रिड अब चाहती है कि वो खुल के भाई लाइक बिल्कुल ही निस्तानाबूद कर दे इस डील को, सब प्रिपेयर्ड है, बस उसको साइन करना है। शायद से ऑफिशियली कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि रियल मैड्रिड को ये भी जानना है कि भाई एम्बापे अगर सही में आना चाहता है तो हिचकिचाना कैसा। भाई अगर तेरे को ज्वाइन ही करना है रियल मैड्रिड को तो तू यहाँ पर ज्वाइन कर, तू घुमा मत रियल मैड्रिड को। शायद से जनवरी में इस ऑपरेशन को लेके जाना यही एकमात्र तरीका है। हाँ, एक आप काउंटर कर सकते हो कि शायद से एम्बापे की तरफ, यार तुम सोचो कि एम्बापे को अगर अगला 6 महीने उसको पीएसजी जैसे बड़े क्लब में, और ऑफकोर्स बहुत टॉक्सिक क्लब है, वहाँ पर अगर उसको 6 महीने रहना है तो वो यहाँ पर 6 महीने पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देगा, पब्लिक में आएगा तो उसको बहुत गाली पड़ेगी और शायद से उस पर प्रेशर भी बनाया जाएगा, या फिर हु नोस क्या हो सकता है। बट अगेन ये इस समय अंदर से खबर आ रही है। साथ ही यहाँ पर ये कंफर्म है कि कॉन्ट्रैक्ट पिछले वाला ही दिया जाएगा, उससे ना ऊपर और ना नीचे। 26 मिलियन की सैलरी होगी, शायद से आधी सैलरी है जो कि वो पीएसजी में कमा रहा है, और 126 मिलियन का उसको यहाँ पर 130 मिलियन का उसका यहाँ पर साइनिंग ऑन बोनस दिया जाएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि जूड बेलिंगम, विनीसियस जूनियर, यस एम्बापे ज़्यादा कमाएगा, लेकिन एम्बापे इतना भी नहीं कमाएगा कि यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा अनबैलेंस क्रिएट हो। इसके साथ एक लॉजिकल पॉइंट पे बताता हूँ कि काफ़ी लोग बता रहे हैं कि सेंटियागो पे जो इस समय रेनोवेशन जो काम चल रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती इस समय बाकी सारे प्लेयर्स पे एक्सपेंड करने का। और उसमें भी जब सेंटर बैक की बात करें, बाकी प्लेयर्स की बात करें, तो वहाँ पर भी अभी भी रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो यस, एम्बापे को लेके काफ़ी ज़्यादा भाई मज़ा आने वाले हैं, और शायद से ज़रूरत टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही हमको चीज़ों का कंक्लूजन होता हुआ दिख सकता है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी करीम बेंजेमा की, तो स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। लेकिन कल के एपिसोड में क्योंकि मैंने तुमको स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया था, मैंने तुमको बताया था कि कैसे यहाँ पर करीम बेंजेमा को कुछ ज़्यादा ही गाली पड़ रही है, और यहाँ पर करीम बेंजेमा अचानक से चले गए। गलार्डो के पास कोई जवाब नहीं था जब प्रेस ने उनसे पूछा कि भाई कहाँ चले गए बेंजेमा, तो उन्होंने बताया कि कोई पर्सनल रीज़न वगैरह है, लेकिन बेंजेमा गायब है। बेंजेमा जद्दा को छोड़ के चले गए, 2 दिन का ट्रेनिंग नहीं था। खैर, अब वो मैच भी पोस्टपोन हो गया 7 फरवरी को, जो कि होना था।
यहाँ पर फाइनली ऑफिशियली अब अनाउंस कर दिया है अल इत्तेहाद ने कि भाई बेंजिमा को 3 दिन की छुट्टी दी गई है फॉर अ पर्सनल रीज़न। अब इसके पीछे का रीज़न काफ़ी लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन हमको जो कंफर्म पता है वो ये है कि इंस्टाग्राम अकाउंट हट चुका है, काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और काफ़ी लोग यहाँ पर अब ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि शायद से करीम बेंजिमा छोड़ के जा सकते हैं अल इत्तेहाद को। देखो अभी मैं बताता हूँ, अगर सऊदी की लोकल रिपोर्ट्स की बात करें तो वो यहाँ पर थोड़ा सा पका रही है चीज़ों को, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो कि यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि करीम बेंजिमा जो पैसा कमाता है अल इत्तेहाद में वो बहुत ज़्यादा है, तो वापस बैक टू यूरोप मेरे को नहीं लगता। दूसरी चीज़, एक लोकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जिन्होंने यहाँ पर बताया कि वो शायद से दूसरे सऊदी क्लब में जा सकते हैं, उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम है, मे बी अल हाली, बट मेरे को नहीं लगता। आई थिंक अल इत्तेहाद ही विल बी देयर, बट अगेन वो टर्न अराउंड कैसा होगा वो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगेन नुनो एस्पिरिटो सैंटो के अगेंस्ट वो यहाँ पर अफोर्ड कर सकता है लड़ाई, लेकिन अगर मैं गलाडो की रेपुटेशन की बात करूँ तो सऊदी के क्लब और अगर अथॉरिटीज़ की बात करें तो हाई रिगार्ड्स में रखते हैं, तो वहाँ पर बेंजिमा अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई कितना ड्रास्टिक चेंज आया है, कितना ड्रास्टिक गिरावट आई है 5 महीने के अंदर, बहुत बड़ी चीज़ होती है।